Dear students, Assalamu alaikum. Hope you're well. So, in continuation of our lecture series on Mrs. Dalloway, this is the sixth lecture. Uh, in the previous lectures, I have discussed the entire novel in detail. मैंने उस पूरे नॉवल को 5 लेक्चर्स में डिवाइड किया into 10 पार्ट्स और आप लोगों के पास वो स्टडी नोट्स भी अवेलेबल हैं जहाँ से मैंने रीडिंग की थी उसकी। तो ये जो हमारा लेक्चर है इस नॉवल के ऊपर ये आखिरी लेक्चर है। इसमें मैं बात करूंगा व्हाट आर द मेजर थीम्स इन दिस वेरी सिग्निफिकेंट मॉडर्न नॉवल titled as Mrs. Dalloway by Virginia Woolf. I will also be relating these themes to modern literature, especially to modern novel, that how this novel is a modern novel. So I will relate every theme with this characteristics with the characteristics of modern novel. So let's begin. ओके सबसे पहले जो हमारे पास इस नॉवल में थीम है बड़ी प्रोमिनेंट वो है टाइम एंड टेम्पोरलिटी। थीम जो ये थीम टाइम का जो है बड़ा प्रोमिनेंट है मॉडर्न नॉवल के अंदर भी और इस नॉवल के अंदर। Woolf structures Mrs. Dalloway around a single day in Clarissa Dalloway's life. तो ये निहायत ही इम्पोर्टेंट है जो मैं पहले दिन से आपसे बात कर रहा हूँ कि ये सिंगल डे की कहानी है। सुबह वो फ्लावर लेने जाती है और शाम को उसके घर पार्टी है। पूरा जो नॉवल है वो यूजिंग द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नैरेटिव टेक्निक वो हमें पास्ट में लेके जाती है, कैरेक्टर के इनर थॉट्स की तरफ लेके जाती है और हम डिफरेंट कैरेक्टर्स को साइकोलॉजिकली और थीमेटिकली एनालाइज करते हैं और उनके पास्ट के बारे में हमें पता चलता है। हर किसी का जो है पास्ट, जितने भी मेजर कैरेक्टर्स हैं उनका पास्ट हमें दिखाया गया है और उनका उनका पास्ट जो है उसका क्या इम्पैक्ट है उनके प्रेजेंट पर, ये हमें इस नॉवल में दिखाया गया है यूजिंग स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नैरेटिव टेक्निक बाय वर्जीनिया वुल्फ। तो इट इज़ अ सिंगल डे, एक स्टोरी है, कहानी है जो एक ही दिन की है और क्लैरिसा डेलोवेज की जो लाइफ है, जिंदगी है, उसका एक ही दिन इस नॉवल में दिखाया गया है। येट थ्रू द यूज ऑफ फ्लैशबैक्स एंड मेमोरीज द नैरेटिव स्पैन्स डेकेड्स। 30 साल 40 साल का जो दौरानिया है वो हमें दिखाया गया है यूजिंग फ्लैशबैक्स एंड मेमोरीज। ठीक है। टाइम इज पोर्ट्रेड एज फ्लूइड एंड सब्जेक्टिव। अच्छा, जो विक्टोरियन राइटर्स होते हैं उनके यहाँ टाइम जो है वो बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है, यहाँ पे टाइम सब्जेक्टिव है। ठीक है। और क्योंकि एज अ फ्लूइड वो काम कर रहा है, वो पास्ट में जा रहे हैं, फिर प्रेजेंट में जा रहे हैं, फिर पास्ट में जा रहे हैं, फिर प्रेजेंट में आ रहे हैं। तो इसी को असल में हम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं, रिफ्लेक्टिंग द इनर लाइव्स ऑफ द कैरेक्टर्स रादर देन अ रिजिड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। एक रिजिड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ये है जिस तरीके से आप ग्रेट एक्सपेक्टेशन को देख लो कि पिप है जो सेंट्रल कैरेक्टर है उस नॉवल का, चार्ल्स डिकेंस का विक्टोरियन नॉवल है। उसमें एक छोटा बच्चा है, उसकी एडोलेसेंस की एज आती है, फिर वो एडल्टहुड में जाता है, तो एक लीनियर प्लॉट है विदाउट एनी फ्रेगमेंटेशन। लेकिन यहाँ पर आपको जो है इस रिजिड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के खिलाफ एक प्लॉट मिलता है जिसमें हम लाइव्स, इनर लाइव्स ऑफ द कैरेक्टर्स को एक्सप्लोर करते हैं कि उनके जहन में क्या चल रहा है। जो मैं हमेशा हर लेक्चर में कहता हूँ कि मॉडर्न राइटर्स दे आर मोर इंटरेस्टेड इन व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द हेड रादर देन व्हाट इज हैपनिंग अराउंड देम, अराउंड द कैरेक्टर्स। उसके बाद बिग बैन जो है इट सर्व्स एज अ रिमाइंडर ऑफ द रिलेंटलेस पैसेज ऑफ टाइम जस्ट अपोज्ड अगेंस्ट द कैरेक्टर्स मेमोरीज एंड रिफ्लेक्शंस। अब हम रिलेट करते हैं इसको मॉडर्निज्म के साथ। तो ये जो टाइम एंड टेम्पोरलिटी का जो थीम है इसको हम मॉडर्न नॉवल के साथ किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं कि मॉडर्न नॉवेल्स दे ऑफन रिजेक्ट लिनियर टाइम लाइंस। जैसे मैंने पहले भी बात की कि जो विक्टोरियन नॉवेल्स हैं वो लीनियर टाइम लाइंस होती हैं उनकी, लेकिन इसमें क्या है, दे ऑफन रिजेक्ट लीनियर टाइम लाइंस। तो नंबर वन तो ये टाइम से रिलेटेड कि वो रिजेक्ट करते हैं लीनियर टाइम लाइंस। ये जो रिजेक्शन का एटीट्यूड है ये हमें एक ट्रेडिशन जो है, लिखने का ट्रेडिशन क्या था, कहानी लिखने का, दास्तान का, नॉवल लिखने का ट्रेडिशन क्या था, उसको ये निगेट करते हैं। ठीक है। और एक नया तरीक़ेकार लेके आते हैं, एक नई नैरेटिव टेक्निक इस्तेमाल करते हैं जिसको हम एक्सपेरिमेंटेशन भी कहते हैं कि वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, मॉडर्निस्ट जो हैं वो नए-नए इज़म्स को लेके आए, नई-नई टेक्निक्स को लेके इंट्रोड्यूस किया उन्होंने। तो इसी को हम एक्सपेरिमेंटेशन भी कहते हैं मॉडर्निज़्म के अंदर।
फेवरिंग साइकोलॉजिकल रियलिज्म। रियलिज्म तो था, रियलिज्म ये होता है कि माशरे में जो चीज़ है उसको उसी अंदाज से दिखाया जाए। फॉर एग्जांपल हेनरी फील्डिंग का जो नॉवल है जोसेफ एंड्रयूज, या आप कह लो कि कैंटरबरी टेल्स जो हैं चौसर की, तो ये वो राइटर्स हैं, ये वो पोएट्स हैं जिन्होंने रियलिस्टिक पिक्चर दिखाई है। अगर सोसाइटी में कोई सोशल ऑर्डर खराब है, कोई मॉरल करप्शन है, कोई पॉलिटिकल करप्शन है, तो इन्होंने उसको छुपाया नहीं है बल्कि उनको दिखाया है। क्योंकि लिटरेचर की हम एक बड़ी फेमस और सिग्निफिकेंट तारीफ ये भी करते हैं कि लिटरेचर इज दैट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ, इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। जो माशरे में जिस तरीके से है उसको उसी तरीके से बयान किया जाता है। तो राइटर का, अदीब का काम होता है आईना दिखाना, वो माशरे का अक्स होता है और वो अक्स दिखा रहा होता है, असल में अक्कासी कर रहा होता है। सो व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू, व्हाट इज हैपनिंग इन द सोसाइटी, द राइटर और द आर्टिस्ट और द पोएट, ही डिस्क्राइब्स द वे थिंग्स आर। ठीक है, तो एक ये भी डेफिनेशन हम लिटरेचर की पढ़ते हैं कि इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ। तो लेकिन ये जो बात कर रहे हैं वो है साइकोलॉजिकल रियलिज्म, कि इंसान दर हकीकत सोचता कैसे है, और उसकी सुपरफिशियल सोच नहीं है। वो इंसान आपस सोचता क्या है, एक दूसरे इंसान के लिए क्या सोचता है, या वो अपने लिए क्या सोचता है। वो अपनी लाइफ में अपनी जिंदगी को जब मीनिंगलेस फील करता है तो वो सोच रहा है और राइटर हमें बता रहा है। तो साइकोलॉजिकल रियलिज्म इसी चीज का नाम है। ठीक है, कि इंसान की सोच हकीकी जो है वो राइटर जो है वो रीडर तक पहुंचा रहा है। सो साइकोलॉजिकल रियलिज्म को ये फेवर करते हैं। जब लिनियर टाइमलाइन होती है तो इंसान साइकोलॉजिकल रियलिज्म को एक राइटर पोर्ट्रे नहीं कर सकता। तो दे आर यूजिंग, इन मोस्ट ऑफ द केसेस दे यूज लिनियर, दे रिजेक्ट linear timelines, instead they use non-linear timelines. Woolf's depiction of time reflects modernist concerns with the subjective experience of reality. Subjective experience of reality को दिखा रहा है, वर्जीनिया वुल्फ दिखा रही है टाइम की शक्ल में। अच्छा, सब्जेक्टिव रियलिटी ऑफ टाइम क्या है? लोगों के लिए वक्त जो था वो एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी थी। उसके बाद डाउट आ गया, स्केप्टिसिज्म आ गया मॉडर्निज्म के अंदर। तो आप देखो कि जब डाउट आ जाता है तो हकीकत जो होती है, जो रियलिटी है, ये एक फिलोसॉफिकल डिबेट है, वैसे मैं इसकी गहराई में नहीं जाऊंगा अभी। लेकिन आप इस चीज को इस एग्जांपल के साथ समझो कि जब E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर थ्योरी दी आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी की, ठीक है, तो दुनिया ने, दुनिया का सोचने का एक जाविया बदल चुका था उस वक्त। एक नई चीज, जैसे मैंने आपको बताया कि मॉडर्निज्म में इन्फ्लुएंस है डार्विन का। डार्विन ने जो बात की कि हमारा ओरिजिन क्या है, डार्विन ने जो नेचुरल सिलेक्शन की बात की, डार्विन ने जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात की, सर्वाइवल ऑफ द एग्जिस्टेंस की बात की, या नीट्शे ने जो है रिजेक्शन ऑफ ट्रेडिशन की बात की, या उसने कहा गॉड इज डेड। ठीक है, जब वो कहता है कि वैल्यूज अब कोई खत्म हो गई हैं, कोई सच्चाई बाकी नहीं है। जितने भी ये इज़म्स हम पढ़ते हैं, एब्सर्डिज्म, निहिलिज्म, हमने बाकी नॉवेल्स में भी बड़ी डिटेल में इसको डिस्कस किया। अनसर्टेनिटीज जब लाइफ में आ जाती हैं तो रियलिटी और ट्रूथ जो होता है वो सब्जेक्टिव हो जाता है। सब्जेक्टिव से मुराद हर इंसान के नज़दीक अपनी डेफिनेशन होती है। ठीक है, कोई चीज़ ऑब्जेक्टिव, अब मैं जैसे आपको कहता हूँ कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब जब आप इसको कोई इंसान किस तरीके से देखेगा? अब कोई लोग हैं, उनके नज़दीक अपने अपनी बॉडी को फुल कवर करना, ऊपर से लेके नीचे तक फुल कवर करना, ये सिविलाइज होना है। लेकिन हो सकता है कुछ माशरे ऐसे भी हों, आज भी कुछ सोसाइटीज ऐसी हों जो अपने आप को आज भी वो कहते हो कि भाई नहीं, हम अपनी बॉडी को फुल कवर नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देयर आर सम कम्युनिटीज, स्मॉल कम्युनिटीज ऑल दो, ठीक है, जो अभी भी अफ्रीकन कम्युनिटीज हैं कुछ ऐसी, दे डू नॉट प्रेफर टू कवर देयर इंटायर बॉडी कंप्लीटली। ठीक है, इस तरीके से कुछ कैरेबियन रीजन में कुछ उनके कल्चर अभी भी वो अपने इस कल्चर को अडॉप्ट करके रखते हैं कि दे डू नॉट वेयर क्लोथ्स लाइक अस। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये चीज़ क्वेश्चनेबल है, ये सब्जेक्टिव है। हमारे लिए जो ड्रेस कोड है, इसी तरीके से अगर आप कहो कि हमारे लिए जो मॉरल है, हो सकता है उनके लिए वो इमोरल हो। हमारे लिए जो इमोरल है, उनके लिए हो सकता है वो मॉरल हो। तो वन मैन्स रिलीजन इज अनदर मैन्स पॉइजन। ठीक है, आपके लिए जो सच है दूसरे के लिए झूठ हो सकता है, दूसरे के लिए झूठ है आपके लिए सच हो सकता है, एंड वाइस वर्सा। तो ये सारी जो चीजें होती हैं, इसी को हम असल में कहते हैं सब्जेक्टिविटी।
तो इलस्ट्रेटिंग हाउ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर को एग्जिस्ट विद इन द ह्यूमन माइंड। तो ये भी नॉन लीनियर प्लॉट का फायदा ये भी होता है, साइकोलॉजिकल रियलिज्म पे बात करने का ये भी फायदा होता है कि इंसान सिर्फ माजी अपने हाल में नहीं जी रहा होता, बल्कि माजी और मुस्तकबिल के बारे में भी सोच रहा होता है, माजी के बारे में भी सोच रहा होता है और हाल में भी जी रहा होता है। तो ये तीनों स्टेट्स जो होती हैं इंसान, तीनों जमाने जो हैं वो इंसान के जहन में चल रहे होते हैं। तो वर्जीनिया वुल्फ ने अपने इस नॉवल के जरिए हमें ये चीज समझाने की कोशिश की है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट थीम हमारा जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है एलिनेशन एंड आइसोलेशन। एलिनेशन एंड आइसोलेशन ये भी एक मॉडर्न थीम्स हैं। अच्छा, आइसोलेशन और एलिनेशन पे बहुत ज्यादा जो ट्रॉमा और वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट था। इसके अलावा आप देखो कि मॉडर्न वर्ल्ड जो है या मॉडर्न नॉवल में ये जो टाइम पीरियड चल रहा है 20th सेंचुरी का, एक तो अर्बनाइजेशन बहुत ज्यादा हो चुकी थी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ गई थी, लोगों की आपस में सोशल लाइफ जो है वो खत्म होती जा रही थी। तो दे स्टार्टेड फीलिंग आइसोलेटेड देमसेल्फ। टेक्नोलॉजी की वजह से भी उनका आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्शन वो नहीं रहा था जो पहले होता था। लेकिन एक बहुत बड़ा जो इम्पैक्ट है वो है वर्ल्ड वॉर का। वर्ल्ड वॉर के बाद लोग इस हद तक ट्रॉमेटाइज हो गए थे कि दे स्टार्टेड फीलिंग मीनिंगलेस, दे स्टार्टेड फीलिंग एलिनेटेड, दे स्टार्टेड फीलिंग आइसोलेटेड। अब इस नॉवल के अंदर हम देखें तो डिस्पाइट हर सोशल स्टैंडिंग एंड वेल्थ, कि उसका एक सोशल स्टेटस है क्लैरिसा का, एंड शी बिलोंग्स टू एन अपर क्लास, वो कोई वेल्थलेस नहीं है, उसके पास अच्छी खासी दौलत है, बट शी क्लैरिसा एक्सपीरियंसेस प्रोफाउंड आइसोलेशन, फीलिंग डिसकनेक्टेड फ्रॉम अदर्स इवन व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर हर पार्टी। आप देखो भाई, आई वुड बाय द फ्लावर्स, मिसेस डैलोवे सेड दैट शी वुड बाय द फ्लावर्स हरसेल्फ। उसके पास बाकी लोग भी थे लेकिन वो जाना चाहती थी। वो बाहर जाती है, लोगों को देखती है, खुश होती है, और उसके एक्शन से भी, उसके डायलॉग से भी काफी हमें पता चलता है कि हाउ मच आइसोलेटेड शी इज। उसकी डॉटर है लेकिन वो डॉटर, उसके साथ उसकी अटैचमेंट नहीं है, वो मिस किलमन के साथ एलिजाबेथ का उठना बैठना ज्यादा है, वो माँ के साथ कम बैठती है। उसके बाद इसका हस्बैंड है रिचर्ड डैलोवे, लेकिन ये उसके बारे में भी सोचती है कि ही डज नॉट लव हर बिकॉज शी हैज लॉस्ट हर ब्यूटी, और शी इज नो मोर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स हिम एनी मोर। तो वो आइसोलेटेड फील करती है। एक बेटी है वो भी पास नहीं है, दोस्त हैं तो वो भी दूर है, वो याद करती है मेमोरीज में हर चीज को, अपने माजी को याद करती रहती है, और क्या यही सोचती रहती है कि देयर वाज अ टाइम एट बर्टन व्हेन वी वर थ्री टुगेदर। पीटर वॉल्श भी होता था, सैली भी होती थी और क्लैरिसा भी होती थी। क्या दिन थे वो, खूबसूरत दिन थे माजी के। तो बहरहाल शी फील्स आइसोलेटेड। सिमिलरली सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ जो है वो एक वॉर वेटरन है और पीटीएसडी का शिकार है। ही इज आइसोलेटेड बाय हिज मेंटल इलनेस। वो मेंटली इतना डिस्टर्ब है, उसकी बीवी ऑल्दो उसके साथ है लेकिन फिर भी उस ट्रॉमा की वजह से, उस शेल शॉक ट्रॉमा की वजह से आप कह लो कि वो जो वॉर के हॉरर्स हैं, उसका जो आफ्टर आफ्टर इफेक्ट्स हैं, उसकी वजह से ही फील्स एलिनेटेड एंड आइसोलेटेड। सो द इनडिफरेंस ऑफ दोज अराउंड हिम, वो उसके साथ उसकी बीवी जो है रजिया वो हर वक्त है, लेकिन वो उसको भी उस तरीके से टाइम नहीं दे पाता, उसको भी उस तरीके से महसूस नहीं कर पाता, और अपने आप को एलिनेटेड और आइसोलेटेड फील करता है। वो यही तस्वुर करता है कि अभी कहीं ना कहीं ब्लास्ट हो जाएगा, या उसका जो उसका ऑफिसर है दोस्त इवान्स, वो उसको दिखाई देता रहता है, उसको मुख्तलिफ हेलुसिनेशंस और मुख्तलिफ विजन्स दिखाई देते हैं। उसको दूर से पार्क में आता हुआ पीटर भी ऐसे दिखाई देता है जैसे इवान्स आ रहा है, और वो उसको आवाज दे के रोक रहा है कि अभी ना आओ, इधर ब्लास्ट हो जाएगा, बम फट जाएगा भाई, मर जाओगे तुम। तो ये सारी चीजें जो हैं वो शो करती हैं एलिनेशन एंड आइसोलेशन को। ओके, हाउ दिस इज रेलिवेंट टू मॉडर्न नॉवल। So alienation is a central theme of modernism, reflecting the fragmented and impersonal nature of modern society. तो मॉडर्न सोसाइटी जो थी वो वैसे ही फ्रेगमेंटेड हो गई थी, फ्रेगमेंट्स में तकसीम हो गई थी। फ्रेगमेंट्स में तकसीम होने से मुराद ये होता है कि आप देखो कि जिसको हम एक बार कहते हैं ना कि भाई सानू की, पंजाबी में हम कहते हैं कि भाई अगर इफ somebody इज डूइंग समथिंग देन इट डजंट मैटर टू अस एट ऑल। ठीक है, आपका काम है आप करो, मेरा काम मैं करूं। ठीक है, अपने काम से काम रखो, डू योर ओन बिजनेस, माइंड योर ओन बिजनेस, डू योर ओन थिंग। ठीक है, सो यू डोंट फील दिस थिंग ऑफ शेयरिंग एंड केयरिंग एनी मोर। तो ये चीजें मुख्तलिफ लोग जो हैं वो फ्रेगमेंट्स में बढ़ चुके थे। इसके अलावा जो वर्ल्ड वॉर का जो एक हॉरर था, उसकी वजह से भी लोग डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में बढ़ गए थे। जैसे आप देखो कि हमेशा से एक जंग चली आ रही थी कैथोलिक्स की और प्रोटेस्टेंट्स की, तो दो फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं।
मुख्तलिफ ग्रोह बन जाते हैं। जब भी तफरीक होती है तो लोग, अब कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म, जब वर्ल्ड वॉर होती है तो भी सोवियत और अलाइड फोर्सेस अलग अलग हो गए। फिर विद इन द फोर्सेस कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने जंग में हिस्सा लिया, जो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने प्यारों को खोया, कुछ लोग ऐसे हैं जो सरवाइव कर गए, कुछ लोग ऐसे हैं जो इस जंग की फेवर में थे, कुछ लोग ऐसे हैं जो कम्युनिज्म के खिलाफ थे, जर्मनी के खिलाफ थे, कुछ लोग ऐसे हैं जो जर्मन्स के लिए सिंपैथेटिक थे, कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते थे ये जंग सिर्फ कॉरपोरेशंस के लिए हुई है, जो हथियार बेचने वाली कंपनीज थी सिर्फ उनको फायदा हुआ है माली तौर पे। तो ये डिफरेंट ग्रुप्स बन गए थे और ये सारे ग्रुप्स असल में क्या है, फ्रेगमेंट्स ऑफ द मॉडर्न सोसाइटी। ठीक है, और ये सारी चीजें इम्पर्सनल हो जाती हैं। पर्सनल से मुराद ये होता है कि जब आप देखो एक यूज होता है पर्सनल नेचर ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, इम्पर्सनल नेचर ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। इम्पर्सनल ऑफ नेचर ऑफ मॉडर्न सोसाइटी से मुराद यही है कि हर इंसान जो है वो सब्जेक्टिव होके सोच रहा है। Woolf's exploration of her character's inner struggles highlights the emotional and existential disconnection experienced in the post-World War First world। ठीक है, तो एग्जिस्टेंशियल डिस्कनेक्शन क्या है कि भाई वही बात है कि लोगों ने अपने एग्जिस्टेंशियल बिलीव्स जो हैं उनको क्वेश्चन करना शुरू कर दिया था। जब वर्ल्ड वॉर हुई पहली बार उन्होंने इतने बड़े कैनवस पे जंग देखी लोगों ने, तो दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ देमसेल्फ, दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। उन्होंने कहा भी अगर नाउजुबिल्लाह खुदा है तो इस खुदा ने इस जंग को क्यों नहीं रोका। तो लोगों ने इवन फेथ, लॉस ऑफ फेथ, रिजेक्शन ऑफ फेथ, इट बिकेम पॉपुलर इन दिस एरा। और उसके बाद हर बंदा जो है वो फ्रीडम और लिबर्टी और इंडिपेंडेंट थॉट रखता था, हर बंदा जो है अपनी अपनी अप्रोच रखता था। तो एक तरह से डिस्कनेक्ट हो गया था, एग्जिस्टेंशियल डिस्कनेक्शन हमें देखने में मिलती है वर्ल्ड वॉर के बाद। अच्छा, मेंटल हेल्थ एंड ट्रॉमा, ये पूरा नॉवल मैं यही बात करता रहा हूँ कि जब जंग होती है या कोई ट्रॉमा, असल में किसे कहते हैं? ट्रॉमा कहते हैं बेटे कुछ सडन, आपकी ज़िंदगी में कुछ सडन ऐसी हैपनिंग हो जाए, कोई हादसा हो जाए और उसके असरात जो हैं वो काफ़ी अरसे तक आपको हॉन्ट करते रहें, उसको हम कहते हैं ट्रॉमा। ट्रॉमा एक ऐसी साइकोलॉजिकल स्टेट होती है जो सडन होती है और एक्सीडेंटल होती है। इसमें डेथ भी आ सकती है, इसमें कोई और हादसा भी आ सकता है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस ट्रॉमा इज़ रिलेटेड टू डेथ। और इसमें सेपरेशन भी आ सकती है, सेपरेशन ऑफ योर बिलवेड, और इसके अलावा बच्चों से सेपरेशन, और जो स्वेयर जो होता है जिसको हम ट्रॉमा कहते हैं, जो स्टेट होती है मेंटल, जहाँ पे आपकी मेंटल हेल्थ डैमेज होती है, वो इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी टॉक्स इन टर्म्स ऑफ डेथ। तो सेप्टिमस embodies द साइकोलॉजिकल स्कार्स ऑफ वर्ल्ड वॉर वन। ठीक है, ग्रैपलिंग विद हेलुसिनेशंस मैंने आपको बताया, एंड सुसाइडल थॉट्स। अब आप देखो ना कि जब इंसान अपनी जिंदगी में मीनिंगलेस हो जाए और जिंदगी की अहमियत खो बैठे, तो वो क्या करता है, उसके जहन में सुसाइडल थॉट्स जन्म लेते हैं। ठीक है, सो वर्जीनिया वुल्फ पोर्ट्रेज हिज सफरिंग विद सेंसिटिविटी, critiquing the inadequate and often cruel responses of the medical establishment। देखो डॉक्टर्स को किस तरीके से क्रिटिसाइज किया गया। तो मेंटल हेल्थ को हम सीरियस लेते ही नहीं है, और यही वर्जीनिया वुल्फ ने दिखाया कि भाई मेंटल हेल्थ को हम समझते हैं कि बस ये भी कोई हेल्थ है भाई। ठीक है, अच्छा खाओ पियो ठीक हो जाओगे भाई, अपनी हैबिट्स चेंज करो, अपनी रूटीन चेंज करो, ठीक हो जाओगे भाई। ठीक है, तो हम मेंटल हेल्थ को सीरियस लेते नहीं है बेटे। हमारे यहाँ कोई अगर नफसियाती तौर पर बीमार हो जाए तो सारे उसको पागल पागल कहने लग जाते हैं, बुली करते हैं। हमारे यहाँ कोई साइकोलॉजी में, साइकाट्री में डिग्री कर रहा हो तो उसको सारे पागल पागल कहने लग जाते हैं। हमारे यहाँ अगर कोई कह दे कि यार मैं ज़हनी तौर पे ठीक नहीं हूँ, एंड आई नीड अ साइकोलॉजिस्ट, आई नीड अ काउंसलर, आई थिंक दैट आई नीड यू नीड अ काउंसलिंग, अगर आप कोई किसी को मशवरा दे दो कि यू यू शुड सी अ साइकोलॉजिस्ट, you should see a psychiatrist, or you better have some counselor or some counseling for some time, तो उसको कहते हैं यार मैं पागल थोड़ी हूँ और तुम मुझे पागल कह रहे हो। तो हम बुली करते हैं ऐसे लोगों को। तो हमारे यहाँ बेटे मेंटल हेल्थ की जो अवेयरनेस है वो बहुत ज़रूरी है। तो इस नॉवल के ज़रिए एक तो मेंटल हेल्थ को क्रिटिक भी किया गया कि मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, मेडिकल प्रोफेशनल्स जो हैं वो कैसे पैसा कमाते हैं और कैसे लोगों को टॉर्चर करते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि इसमें एक सटल हमें अवेयरनेस भी दी जा रही है कि हाउ मच इम्पोर्टेंट मेंटल हेल्थ इज़, कि बिकॉज़ ऑफ दिस मेंटल हेल्थ इश्यूज़, बिकॉज़ ऑफ दिस ट्रॉमा, पीपल, इनोसेंट पीपल, दे कमिट सुसाइड। ठीक है, और हम उनको, उनकी ज़िंदगी को बचा सकते हैं अगर उनको सुना जाए, अगर उनको स्पेस दी जाए, अगर उनको समझा जाए, अगर हम कोशिश करें तो पता नहीं न जाने कितनी जानें जो हैं बच सकती हैं। तो ये भी इसमें बताया गया।
Okay, mental health and trauma, how it is related to modern novel, what is the connection of mental health and trauma to modern novel? Modernist literature, they often delves into the complexities of human psyche, जैसे फ्राइड ने बात की थी ह्यूमन साइकी में ईड ईगो सुपर ईगो की कॉन्शियसनेस सबकॉन्शियसनेस अनकॉन्शियसनेस की तो वुल्फ्स empathetic portrayal of mental illness challenges societal norms and reflect the modernist commitment to exploring deeper truths about human suffering and identity. तो ये बेटे influence of Freud on this novel ये आपको यहाँ पे देखने को मिलता है कि किस तरीके से कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन साइकी को डिस्क्राइब किया है निहायत ही उम्दा अंदाज से वर्जीनिया वुल्फ ने अपने इस नॉवल में डेलोवे जेंडर एंड आइडेंटिटी जेंडर एंड आइडेंटिटी आपको बताया गया कि वर्जीनिया वुल्फ जो है वो अ, उसने द रूम ऑफ हर ओन ऐसे भी लिखा शी हैज बीन अ फेमिनिस्ट राइटर एंड शी इज वेरी वोकल फॉर females for women identity especially in the case of Clarissa Dalloway. Clarissa's reflection on her life revealed tensions between societal expectations and her personal desires. अब सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस क्या थी कि औरत की ऐसे मर्द के साथ शादी हो जो स्टेबल हो जो कि पीटर वॉल्श नहीं था इसके नज़दीक रिचर्ड डैलोवे था फिर सोसाइटल एक्सपेक्टेशन ये थी कि भी एक क्लास होनी चाहिए सोसाइटी में पैसा होना चाहिए तो एक पैट्रियार्कल सोसाइटी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है तो वो भी उसको पीटर वॉल्श में नहीं मिला तो उसको सोशल स्टेटस चाहिए था स्टेबिलिटी चाहिए थी तो अब आप देखो कि उसकी पर्सनल डिजायर्स कुछ और थी उसकी पर्सनल डिजायर्स थी सैली के साथ शी इज सेक्सुअली अट्रैक्टेड टुवर्ड सैली सेटन और इसके अलावा पीटर वॉल्श के साथ भी वो बड़ी उसका इंटेंस रिलेशनशिप था सो शी क्वेश्चंस द रोल्स ऑफ वाइफ एंड मदर इम्पोज्ड ऑन वुमेन अब आप देखो कि वाइफ के लिए अगर आप नॉवल से इसकी एग्जांपल लो तो वहां पे जब ये कहती है कि भाई मिसेस डेलोवे कोई इसको मिसेस डेलोवे बोलता है तो कहती है कि देयर इज नो मोर क्लैरिसा ठीक है ये मिसेस क्लैरिसा भी नहीं है मिसेस डेलोवे और मैं बिल्कुल स्टार्ट किया था जब नॉवल आप इंट्रोडक्शन सुनो तो उसमें मैंने बताया जो सबसे लेक्चर नंबर 1 से भी पहले जो इंट्रोडक्शन की वीडियो बनाई है मैंने उसमें शायद मैंने बात की है कि मिसेस डेलोवे टाइटल इज वेरी इंपॉर्टेंट मिसेस शो दैट इट इज अ पैट्रियार्कल सोसाइटी ठीक है वेयर फीमेल कैरेक्टर्स आर डिप्राइव्ड ठीक है फीमेल आर नॉट वेल स्पोकन ऑफ उनको ज्यादा तरजीह नहीं दी जाती तो इसलिए आप देखो कि वो अपनी आइडेंटिटी चेंज हो गई मिसेज हो गई ना उसके बाद डेलोवे जो सरनेम है वो भी उसके हस्बैंड रिचर्ड डेलोवे का है मतलब उसकी अपनी आइडेंटिटी कोई नहीं है तो आइडेंटिटी क्राइसिस भी हमें इधर देखने में मिलता है क्लैरिसा डेलोवे का इस तरीके से हमें इसमें आइडेंटिटी क्राइसिस मिलता है सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ का फिर आइडेंटिटी क्राइसिस कि एलिजाबेथ को पता नहीं है कि वो कौन है कहाँ जा रही है आगे क्या करेगी तो उसमें माइनर सा हमें आइडेंटिटी क्राइसिस उसमें मिलता है तो एलिनेशन तो हर कैरेक्टर में एलिनेशन नजर आती है जो आपके मिस किलमैन का कैरेक्टर है क्लैरिसा का कैरेक्टर है इस तरीके से क्लैरिसा का पीटर वॉल्श का कैरेक्टर है सारों में कहीं ना कहीं एलिनेशन जो है वो नजर आती है लेकिन जेंडर एंड आइडेंटिटी जेंडर जो है वो अगर विद इन टर्म्स ऑफ फेमिनिज्म अगर आप बात करो तो सैली एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है हमारे सामने और वो भी देखो कि स्टार्ट में जो दिखाया गया सैली को रेबेलियन एटीट्यूड रखने वाली है इनकलाबी लड़की है ओपन है बड़ी एक्सप्लिसिट है रिलेशनशिप में अपनी वर्जीनिया वुल्फ सॉरी क्लैरिसा के साथ क्लैरिसा जो है वो एक मासूम लड़की है इनोसेंट दिखाई गई है लेकिन सैली जो है वो उसके नक्शे कदम पे चल के जो है वो भी जो है दुनिया चेंज करना चाहती है इनकलाब लाना चाहती है बट एट द एंड ऑफ द डे सैली कहती है कि भाई आई एम अ मदर ऑफ फाइव पता नहीं 5 या 6 इनॉर्मस बॉयज ठीक है वो लेडी रोस्टर बन जाती है मतलब अब सैली का नाम भी सैली नहीं है वो लेडी रोस्टर कहलाती है ठीक है तो आप ये देखो कि आखिरकार उसने भी जो है पेट्रियार्कल सोसाइटी में वो भी आप कह लो कि सर तस्लीम खम कर चुकी है और सरेंडर कर चुकी है शी ऑल्सो सबमिटेड हर ओन पैशन हर विल हर डिजायर्स टू द मेल डोमिनेटेड या पेट्रियार्कल सोसाइटी सो शी क्वेश्चंस मतलब कि वर्जीनिया क्लैरिसा क्वेश्चंस द रोल ऑफ वाइफ कि भाई मैं कैसी बीवी हूँ कि बस अब मैं सिर्फ क्लैरिसा नहीं रह गई और मैं मिसेस डेलोवे हूँ एंड मदर इम्पोज्ड ऑन वुमेन तो वुमेनहुड को भी वो क्वेश्चन करती है जिस तरीके से एंड में सैली आके बताती है कि भी मेरे 6 बच्चे हैं या पता नहीं 5 इनॉर्मस बॉयज हैं और इसकी एक ही बेटी है तो और बेटी भी ऐसी है जो अब इसके काबू में नहीं है वो भी मिस किलमन के जो है वो नक्शे कदम पे चल रही है और ये बड़ी जो है इनसिक्योर है उसके लिए
recalling her intense friendship with Sally, which defied conventional norms. Defied conventional norms इसलिए because they had a sexual relationship, they had a sexual attraction for each other. ठीक है, जो conventionally norms के against थी. ठीक है, they have this uh, same sex relationship, same gender relationship. Acha, how it is connected to modern novel? The modern novel frequently critiques traditional roles and explores gender identity. ठीक है, ये आपको पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज यंग मैन में भी मिलेगा. ये चीज आपको एडिला क्वेस्टेड के करेक्टर में या पैसिस जूनिया में भी मिलेगी. ये चीज आपको इवन हार्ट ऑफ डार्कनेस में मिलेगी, जो फियांसे होती है कर्ट्स की, उसके करेक्टर में. तो वुल्फ एज अ फेमिनिस्ट राइटर uses Mrs. Dalloway to interrogate patriarchal structures, uh, aligning with modernist concerns about individuality and self-expression. तो ये दो वर्ड्स हैं, इनको आप ज़रूर अपने पास नोट करो. इंडिविजुअलिटी का मतलब औरत की इनफरादी शनाख्त क्या है, उसकी आइडेंटिटी क्या है, एंड सेल्फ एक्सप्रेशन के वो किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकती है खुद को. ठीक है, तो ये दो जो एलिमेंट्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं इन टर्म्स ऑफ फेमिनिज्म. ठीक है, आगे जो है वो है हमारे पास डेथ एंड द मीनिंग ऑफ लाइफ. सो डेथ इज अ वेरी परवेसिव थीम विद सेप्टिमस सुसाइड कंट्रास्टिंग क्लैरिसास कंटेम्पलेशंस ऑफ मोर्टेलिटी. तो डेथ जो होती है मॉडर्न नॉवेल्स में, वो भी एक डेथ एंड द मीनिंग ऑफ लाइफ, ये भी एक बहुत प्रोमिनेंट थीम होता है, थीम ऑफ डेथ. जितने मॉडर्न राइटर्स हैं वो डेथ को सेलिब्रेट करते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर सेप्टिमस ही डाइज, तो he had an option to give himself up, to surrender himself, uh, to surrender him to the doctors, to the medical professionals, and he could have survived. He could have lived his life, the remaining part of his life, in a countryside, if he could have followed the, you can say, the principle of proportion given to him by Sir William Bradshaw, a very renowned psychiatrist of his time. But he did not respond to, or he did not, you can say, submit to his principle of proportion. Rather, he has chosen to die with honor, with respect. So, to modernist writers, it is an action of courage. It is an action of, you can say, it is a sacrifice that he did not give up his soul, but he killed himself. So, suicide is, you can say, a heroic action, not an action which must be discouraged. तो क्लैरिसा जो है वो भी इसलिए मोटिवेट है. ठीक है, वो सुसाइड करता है. वो कहता है कि भी मैं कुछ भी हो जाए, मैं अपनी रूह जो है मेरी आजाद होगी. आई एम नॉट गिविंग माई सोल टू हिम और टू दिस पैथेटिक मेडिकल प्रोफेशनल्स. आई एम फ्री, माई सोल इज फ्री. ऑल्दो माई बॉडी विल बी डेड, बाय माई सोल विल बी फ्री. तो सुसाइड को ये सेलिब्रेट करते हैं. मॉडर्निस्ट जितने भी हैं सुसाइड को सेलिब्रेट करते हैं. और क्लैरिसा भी कहती है, क्लैरिसा भी कह रही है कि भाई मेरे से बेहतर है वो बंदा कि उसने अपने आप को जो है वो पाबंद नहीं किया. तो क्लैरिसा भी सेलिब्रेट कर रही है. सो क्लैरिसा व्यूज डेथ एज बोथ एन एंड एंड अ मींस ऑफ एजर्टिंग कंट्रोल ओवर वंस लाइफ. कि भाई क्या इंसान की जिंदगी पर उसका इख्तियार है या नहीं. अगर तो उसका इख्तियार है तो वो उसको खत्म कर सकता है, और अगर उसका इख्तियार नहीं है तो इसका मतलब वो पाबंद है. तो क्योंकि हमारा अकीदा है, हमारा ईमान ये है कि अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी दी, अल्लाह ताला की ये नेमत है, और अल्लाह ताला ने जब सोचा है वो ज़िंदगी जो है वो हमसे वापस ले लेगा, और हमें मौत आएगी. कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका कभी ना कभी चखना है. डेथ इज़ द बिटर रियलिटी ऑफ लाइफ. ये सबको आनी है. ठीक है, इससे कोई भाग नहीं सकता, कोई इसको इग्नोर नहीं कर सकता. लेकिन मॉडर्न राइटर्स जो हैं, मॉडर्न हीरोज जो हैं, उनके नज़दीक डेथ को वो सेलिब्रेट करते हैं, और वो कहते हैं कि ये इंसान के अपने इख्तियार में है, और सिर्फ उसी इंसान के इख्तियार में होगा जो कंट्रोल कर सकता है अपनी ज़िंदगी को. उसके इख्तियार में है, वो जब चाहे ज़िंदगी को मार दे. तो वो कहते हैं कि हम कन्वेंशंस के, ट्रेडिशन के अगेंस्ट हैं, बियॉन्ड द ट्रेडिशन जाने वाले हैं, अगेंस्ट द ट्रेडिशन जाने वाले हैं. हम कन्वेंशनल नॉर्म्स को फॉलो करने वाले नहीं हैं.
हम अपने ट्रेडिशन की वजह से, अपनी वैल्यूज की वजह से, माशरे की वजह से, लोगों की वजह से अपनी जिंदगी को, अपनी सोल को उनके हवाले नहीं करेंगे, बल्कि हम एक फ्री सोल हैं, फ्री स्पिरिट है, तो वो मौत को गले लगा लेंगे। तो ये उनका अपना एक नजरिया है। तो ये थीम बड़ा प्रोमिनेंट है, ठीक है, कि ये सेलिब्रेट करते हैं। Modernist works often explore existential questions about life's purpose in the absence of traditional religious or moral certainties। ये चीज जो मैंने आपको बताई है कि ठीक है, कि ये एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस कि क्या हम एग्जिस्ट करते हैं, अगर हम एग्जिस्ट करते हैं तो सोल क्या है। अब इस तरीके से हमारी बॉडी जो है वो सोल आज़ाद होनी चाहिए, हमारी बॉडी मर जाती है, हमारी सोल फ्री होती है। ये सारे इनके अपने बिलीव्स हैं, और ये रिजेक्ट करते हैं जो ट्रेडिशनल रिलीजियस या मॉरल सर्टेनिटीज हैं उनको। वुल्फ्स, अच्छा फिर आप अर्नेस्ट हेमिंगवे को देख लो, ही कमिटेड सुसाइड। पोस्ट मॉडर्न एक पोएट है हमारी, इसी वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद आती है, सिल्विया प्लाथ, शी कमिटेड सुसाइड। इस तरीके से वर्जीनिया वुल्फ हरसेल्फ, शी कमिटेड सुसाइड इन हर लाइफ। तो ये बहुत से लोग हैं मॉडर्न राइटर्स हमें मिलते हैं जो जिनके यहाँ डेथ के थीम्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, और दे कमिटेड सुसाइड इन देयर ओन लाइफ एज वेल। So Woolf's nuanced treatment of death reflects a modernist focus on existential introspection and the search for meaning in a fragmented world। ठीक है, so they are seeking meaning, ठीक है, because they are in doubt, they are skeptic, they are seeking meaning, so they are seeking uncertainties, absurdities of life। और क्योंकि वो फिर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाते, तो एट द एंड ऑफ द डे दे commit suicide or they kill themselves। फ्रेगमेंटेशन एंड इंटरकनेक्टेडनेस, ये भी हमारे पास बड़ा एक इंपॉर्टेंट थीम है इस नॉवल में। वाइल द नैरेटिव शिफ्ट बिटवीन मल्टीपल कैरेक्टर्स, देयर एक्सपीरियंसेस आर इंटरकनेक्टेड थ्रू शेयर्ड मोमेंट्स एंड ओवरआर्चिंग सोसाइटल फोर्सेस। द कलेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ पोस्ट वॉर इंग्लैंड लिंक्स इंडिविजुअल्स इवन इन देयर आइसोलेशन। अब आप देखो कि ये सारे जो हैं मुख्तलिफ कैरेक्टर्स, पीटर वॉल्श का कैरेक्टर वो अलग फ्रेगमेंट्स में हमें बताया गया मुख्तलिफ हिस्सों में, तो उसकी एक अलग स्टोरी चल रही है। सेप्टिमस की अलग स्टोरी चल रही है, क्लैरिसा की अलग स्टोरी चल रही है, मिस किलमन की अलग स्टोरी चल रही है, लेडी ब्रेटन और ह्यू विटब्रेड और इसका खाना अलग चल रहा है जी, रिचर्ड डेलोवे की अलग कहानी चल रही है। लेकिन इन सब को आपस में जोड़ा हुआ है, इंटरकनेक्टेडनेस है। तो मुख्तलिफ फ्रेगमेंटेशंस हैं, फ्रेगमेंट्स हैं, लेकिन उन सब का आपस में भी एक ताल्लुक है। तो यही बताया गया है कि कलेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ पोस्ट वॉर इंग्लैंड लिंक्स इंडिविजुअल्स even in their isolation, कि although they are having their isolations, they are facing identity crisis, and they are having different lives, but somehow they are connected with each other। तो मॉडर्न नॉवल में क्या होता है कि फ्रेगमेंटेड रियलिटीज को बताया जाता है टू मिरर द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। मॉडर्न वर्ल्ड जो है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, क्योंकि वहां पे सब्जेक्टिविटी आ गई है। सब्जेक्टिव रियलिटीज का मतलब ये होता है कि सब्जेक्टिव ट्रूथ्स आ गए, हर इंसान के लिए अपना ट्रूथ है, हर इंसान की अपनी एक आइडेंटिटी है, और वो कंफ्यूज हो गया कि भाई मेरा सच मेरा है, तुम्हारा सच तुम्हारा है, तो फिर सच क्या है, सवाल पैदा होता है ना इंसान के ज़हन में। तो इसको दिखाने के लिए फ्रेगमेंटेशन का इस्तेमाल किया जाता है, इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। फिर वुल्फ की जो ये नैरेटिव टेक्निक है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की, ये एग्जाम्पलीफाई करती है इस फ्रेगमेंटेशन को, कि इंसान सोचता भी लीनियर नहीं सोच रहा कि वो एक ही चीज, वो अभी उसके वो फ्लावर लेने जा रही है, लेकिन अचानक से जो है वो माजी में चली जाएगी, फिर वापस आएगी, अपना हैट उतारेगी, रखेगी, फिर माजी में चली जाएगी, फिर दरवाजे पे दस्तक होगी, ठीक है, पीटर वॉल्श आएगा, पीटर वॉल्श के साथ बात कर रही है, फिर माजी में चली जाएगी, फिर कभी वो खिड़की पे जाती है, खिड़की को खोलती है, फिर माजी में चली जाती है। तो ये सारी चीजें जो हैं, इट एग्जाम्प्लीफाइज दिस फ्रेगमेंटेशन व्हाइल आल्सो एम्फसाइजिंग द अंडरलाइंग यूनिटी ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। ठीक है, अच्छा अब ये जो सबसे इम्पोर्टेंट इस नॉवल का थीम है, जिसपे हमने बहुत ज्यादा बात भी की एग्जाम्पल के साथ सेप्टिमस के कैरेक्टर के हवाले से, वो है बेटे क्रिटिक ऑफ पोस्ट वॉर सोसाइटी। ठीक है, थीम इन द नॉवल क्या है कि द नॉवल क्रिटिक्स द रिजिडिटी ऑफ ब्रिटिश सोसाइटल हायरार्कीज एंड द इम्पर्सनल नेचर ऑफ इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, जैसे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, जैसे फैमिली इंस्टीट्यूशन, जैसे सोशल इंस्टीट्यूशन, एज सीन इन द मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट ट्रीटमेंट ऑफ सेप्टिमस। हम मेडिकल इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं, तो दिखाया गया है कि भी किस तरीके से वॉर के इफेक्ट्स थे, या ब्रिटिश सोशल हायरार्कीज कैसे थी। पॉलिटिक्स पे बात की गई, उसको क्रिटिसाइज किया गया, मेडिकल के प्रोफेशन को क्रिटिसाइज किया गया। सो वुल्फ आल्सो क्रिटिक्स द ग्लोरिफिकेशन ऑफ वॉर, कि उस वॉर को ऑल्दो दे
fought and they won the First World War, Britain. Although they were not no more Great Britain, क्योंकि बहुत नुकसान हुआ, लेकिन उसको ग्लोरीफाई भी किया और उसके डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट की भी बात की इंडिविजुअल पे और सोसाइटी पे। जैसे आप देखते हो सिविलाइजेशन की तारीफ भी दिखाई गई है ब्रिटिश म्यूजियम के साथ खड़े हुए, लेकिन आयरॉनिकली उसने बात की है कि हाउ मच डिवास्टेशन और डेवेस्टेटेड सोसाइटी वाज क्रिएटेड आउट ऑफ वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और मॉडर्न नॉवल के अंदर ये जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर वन की जो डिसइल्यूजनमेंट है, ये बड़ा एक कॉमन थीम है मॉडर्निस्ट लिटरेचर के अंदर। वुल्फ यूजेस मिसेस डैलोवे टू क्वेश्चन सोसाइटल वैल्यूज एंड चैलेंज द कल्चरल नैरेटिव सराउंडिंग वॉर एंड इट्स आफ्टरमैथ। तो उसने बताई है कि कल्चरल नैरेटिव क्या था उस वक्त के लोगों का वॉर के बाद, कि लोग उसको सेलिब्रेट नहीं कर रहे वॉर को, वो जश्न को खुश नहीं हो मना नहीं रहे, बल्कि वो वॉर के आफ्टर इफेक्ट्स को दिखा रही है और बिटर पिक्चर दिखा रही है कि सोसाइटी की जंग के कितने नुकसान होते हैं। राइटर जो होता है वो बहुत हसास इंसान होता है, बड़ा सेंसिटिव होता है, बड़ा सेंसुअल होता है, और वो जो उसके जो एहसासात होते हैं माशरे के लिए, लोगों के लिए, वो निहायत ही अहम होते हैं। और वो बताता है कि लोग क्या सोचते हैं। दर हकीकत जंग फौजी या जो अफवाज होती है वो जंगें लड़ती है आपस में, लेकिन आम लोगों की ज़िंदगी पे और माशरे पे एज अ होल पूरी सोसाइटी पे क्या उसके असरात, बुरे असरात मुरतब होते हैं, उसके बारे में जो है वर्जीनिया वुल्फ ने बात की है अपने इस नावल मिसेस डैलोवे में। सो अब हम इसको कंक्लूड करते हैं कि द थीम्स इन मिसेस डैलोवे अलाइन सीमलेसली with the principle of modern novel, reflecting its preoccupation with subjective experience। अब ये चीजें हैं जो इसको मॉडर्न नॉवल बना रही हैं। क्या क्या चीजें हैं? सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, साइकोलॉजिकल डेथ या साइकोलॉजिकल रियलिज्म, सोसाइटल क्रिटिक, ठीक है। उसके बाद इसमें इस्तेमाल हुआ जी नैरेटिव स्टाइल, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ये इसको मॉडर्निज्म मॉडर्निस्ट बनाती है। इसमें प्लॉट जो है वो फ्रेगमेंटेड है, फ्रेगमेंटेड स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया गया। और ये जितने भी थीम्स हैं ये अप्लाई करके ये एक मॉडर्निस्ट लिटरेचर हमारे सामने आता है। तो इसमें क्या क्या है? एक्सप्लोरेशन ऑफ टाइम भी है, इसमें एलिनेशन भी है, इसमें आइडेंटिटी क्राइसिस भी है, इसमें ट्रॉमा भी है। Mrs. Dalloway offers profound insights into the human condition, encapsulating the ethos of modern novel. So this is the end of this long, lengthy, you can say lecture series on Mrs. Dalloway. I hope कि आपको इस ये नॉवल अब इन 5-6-7 लेक्चर्स के बाद अच्छा डिटेल में समझ आ जाएगा। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी, आपको इस नॉवल की अच्छी समझ आई, आप इसको दूसरों के साथ भी शेयर करें। इफ़ यू वांट टू इनरोल इन आवर कोर्स, तो हमारा जो इदारा है एकेडमिक मोटिवेशन लर्निंग अमल के नाम से, निहायत ही मुनासिब प्राइस पे हम अपने स्टूडेंट्स को डिस्काउंट भी देते हैं। आप प्रोमो कोड इस्तेमाल करें आप मेरा, तो आपको मज़ीद उस पर डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जो है वो एक लिंक मौजूद होता है हमेशा हमारी हर वीडियो में, आप उस पर जाके हमारे कोर्सेज को एक्सप्लोर करें। 2 मंथ्स का कोर्स होता है, उसमें हम स्टूडेंट्स को एक्सटेंसिव जो है इसी तरीके से 1 आवर की क्लास होती है हमारी, और लाइव क्लास में हम जो है सारी चीज़ें कवर करवाते हैं। अगर आपको पसंद आए, इफ़ यू वांट टू लीव एनी कमेंट, you can drop your text, you can drop your suggestions in the comment box. So this is and from my side, Muhammad Sarmat signing out for this course. Thank you so much. Allah Hafiz.